So let us start today's class with chapter depreciation. Yesterday's class we covered the theoretical portion of the chapter depreciation, but due to some technical problems the voice could not be recorded yesterday. So I'm going to cover up yesterday's class as well a little bit. Depreciation. Depreciation, as we discussed yesterday, depreciation is the diminution या decrease in the value of an asset due to use, due to efflux of time. And when we talk about the decrease in the value, I emphasized few things. First, it is gradual decrease, and second, it is permanent decline. Assets की वैल्यू समय के अनुसार धीरे धीरे वैल्यू डाउन होती है, ग्रेजुअल डिक्रीज होगा, एंड वंस द वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीजेज इट इज ऑफ परमानेंट नेचर, वो हमेशा के लिए कम हो जाती है. तो ऐसा हमने कल इसकी डेफिनेशन की थी. और हमने पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन के कॉजेज क्या हैं. डेप्रिसिएशन के कॉजेज हैं एफ्लक्स ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ एसेट आपका वैल्यू कम कर देगा, और यूज जैसे जैसे आप इस्तेमाल करेंगे द एसेट विल अंडरगो वियर एंड टीयर ड्यू टू विच द वैल्यू विल गो डाउन. वन फैक्टर इज ऑब्सोलीसेंस, आउटडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. जब आप नया एसेट मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आती है तो द ओल्ड टेक्नोलॉजी गेट्स आउटडेटेड which is called obsolescence. This is also a prominent reason for decline in the value of asset. Accident, the asset might have encountered an accident. It may be destroyed due to loss by fire or any other accident which leads to decrease in the value of asset. So these are the causes. ये सब आपको हमने causes कराए थे कि depreciation के causes क्या थे. फिर उसके बाद हमने एक टॉपिक किया था यस्टरडे, ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स क्या है? फर्स्ट आपने पढ़ा था कि करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए, करेक्ट प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना जरूरी है. करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए भी, करेक्ट आर्थिक स्थिति जानने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी है. अगर हम डेप्रिसिएशन को खर्चा नहीं मानेंगे तो द प्रॉफिट डिस्क्लोज्ड बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल नॉट बी करेक्ट. सिमिलरली इफ यू आर नॉट गोइंग टू रिड्यूस योर एसेट सिस्टमैटिकली, तो द फाइनेंशियल पोजीशन डिपिक्टेड बाय द बैलेंस शीट आल्सो विल नॉट बी करेक्ट. सो इन ऑर्डर टू गेट द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन एंड करेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, इट इज वेरी मच एसेंशियल टू चार्ज डेप्रिसिएशन. For word depreciation we will use the word charge. It is a charge. Depreciation is always charged on the assets. This word will be used. तो correct profit, correct financial position, correct cost of production. जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, कल उसमें मैंने बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अगर डेप्रिसिएशन को अपने आउटपुट के अंदर अगर डिवाइड नहीं करेंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट द करेक्ट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डेप्रिसिएशन मस्ट बी टेकन एज एन एक्सपेंस विच शुड बी डिवाइडेड इन द टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय देम. तो टोटल यूनिट जितनी भी बनती हैं उसके अंदर डेप्रिसिएशन को भी एक खर्चा मान के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करेक्ट निकाला जाता है. And it is compulsory. It is not an option. As per Companies Act, as per Income Tax Act, it is compulsory to charge depreciation. It is not an option. Now the theoretical portion is completed. Now come to the practical aspect. How to calculate depreciation? I told yesterday, depreciation इक्वल्स टू कोस्ट ऑफ एन एसेट. एसेट की कोस्ट लें पहले, उसमें से माइनस करें उसकी स्क्रैप वैल्यू.
स्क्रैप वैल्यू का मतलब कि आफ्टर लेट्स से द लाइफ ऑफ एन एसेट n इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स। मान लें कि एक एसेट आपका 5 lakhs का है और उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है 10। n मीन्स द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ एन एसेट एंड आफ्टर 10 ईयर्स मान लीजिए वो आपको 1 लाख रुपीज में आप उसको स्क्रैप में सेल कर देंगे। तो दैट मीन्स इन 10 ईयर्स वी have to bear a loss of rupees 4 lakhs. If we divide it in over the useful life of the asset, 40,000 per annum, एक साल में आपको कितना खर्चा मानना चाहिए डेप्रिसिएशन का? 40,000। तो इस तरह से डेप्रिसिएशन निकल सकती है इफ द कॉस्ट ऑफ एसेट एंड स्क्रैप वैल्यू ऑफ एन एसेट इज गिवन इन द क्वेश्चन। इफ नॉट, अगर आपके क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू नहीं है, एक्सपेक्टेड लाइफ नहीं है, तो वी हैव टू रिलाई ऑन 2 other methods. First is called original cost method and second is called written down value method. These are the 2 methods which we are going to study in detail in this chapter. Original cost method is also known by different other names, I told yesterday as well. Fixed cost method, written down value method is also known by other name, diminishing balance method, reducing balance method. This is what I covered in yesterday's class. Now let us move forward to some other details. 2 journal entries. First of all, the journal entry for recording depreciation is depreciation to asset. ठीक है, this is the entry for the depreciation, and the thing that needs to be taken note of is depreciation is charged at the end of the year. Is it clear that this thing is to be kept in mind always? Depreciation is charged at the end of the year, and at the end of the year it is transferred to profit and loss account as well. ठीक है जी, 31 मार्च को ही साल के एंड में हम इसको कौन से अकाउंट में डाल देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं, क्योंकि ये कौन सा नेचर का अकाउंट है? नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। तो डेप्रिसिएशन टू एसेट, डेप्रिसिएशन टू मशीन, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर इट इज टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L to depreciation. These are the 2 entries, and on the basis of these entries we are to learn how to make asset account, machinery account, plant account. ये अब अपने को इस चैप्टर के अंदर मेन बात जो सीखनी है वो है ये डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट. इज इट इन द परव्यू? कैमरा में आ रहा है वो उधर से फॉर्मेट? हाँ वही मैं कह रहा था. चलिए इसको मैं फिर रब कर देता हूं थोड़ा. इट इज आउट ऑफ द परव्यू ऑफ my camera, so I have to redraw it. मशीनरी अकाउंट या एसेट अकाउंट जिसको मैं कह रहा हूँ, ये हमें बनाना है इस चैप्टर के अंदर. जो मेजर आपका काम है वो यही रहेगा. डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. ठीक है, तो लेट्स से मशीन जब हम खरीदते हैं, लेट्स से कि आज है हमारा 2020 के अप्रैल 1 में हमने एक मशीन खरीदी. तो व्हाट इज द एंट्री फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी? क्या मशीनरी टू बैंक. तो मशीनरी, दिस इज जस्ट अ लेजर ऑफ मशीनरी, नथिंग एल्स. ये मशीन का लेजर है, प्रोवाइडेड अब क्या है, हमें 1 साल का नहीं 3-4 साल का मशीनरी का लेजर बनाना है. दिस इज द ओनली चेंज. तो जब हम मशीन परचेज करते हैं तो एंट्री बनती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक. द पोस्टिंग वुड बी ऑन द डेबिट साइड
टू बैंक. लेट्स से वी परचेज द मशीन फॉर रुपीज 5 lakhs. तो दिस इज इट. तो हमने जब मशीन खरीदनी है तो मशीनरी टू बैंक एंट्री की पोस्टिंग कर दी, तो मशीनरी अकाउंट में आ गया डेबिट साइड में टू बैंक. अब इन क्वेश्चंस के अंदर एक्चुअल में हम एक नहीं कई मशीनरीज खरीदेंगे, तो मशीनरी शुड बी गिवन ए नंबर. फर्स्ट मशीनरी 1, सेकंड मशीनरी 2 एंड अलाइक. उसके बाद जब ये ईयर क्लोज होगा, तो ये ईयर कब क्लोज होगा? 2021 के मार्च 31 को. एज वी फॉलो फाइनेंशियल ईयर इन एवरी क्वेश्चन, हम फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करेंगे. तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल एंड एंड्स ऑन मार्च. इट इज स्टार्टिंग इन 2020 बट इट इज गोइंग टू एंड इन 2021. दिस इज an element of confusion for some of the students कि 20 में स्टार्ट हो रहा है, 21 में खत्म हो रहा है. तो if you face this confusion, always try to match it with your academic year. You always take admission in a class in April and the final exam takes place in the next year in March. Alike financial year is also the same. सो द एंड ऑफ द ईयर मार्च 31 को जब एंड होगा तो आपने डेप्रिसिएशन लगानी है इस पे. और अब हम इसको डेप्रिशिएट करेंगे फर्स्ट मेथड से, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया होगा. ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. Rate of depreciation is let's say 10% per annum. तो साल के एंड में हम एंट्री बनाएंगे डेप्रिसिएशन टू मशीनरी. तो मशीनरी में यहां किस नाम से आ जाएगा? बाय डेप्रिसिएशन. फर्स्ट मशीनरी के ऊपर 5 लाख रुपीज का 10%, जो कि कितना आ जाएगा? 50,000. ठीक है. तो 5 लाख रुपए का ये जो रेट है डेप्रिसिएशन का 10%, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा. तो हमें इसको 10% किसका करना है? एसेट की कॉस्ट का. तो 5 लाख का 10% हो जाएगा 50,000. और मैंने उसको क्रेडिट साइड में क्यों लिखा? क्योंकि ये एंट्री बनेगी आपकी डेप्रिसिएशन की. तो यहां डेप्रिसिएशन टू मशीन. तो जब हम मशीन का लेजर बनाएंगे तो इट विल बी पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड. किस नाम से कर देंगे? जो डेबिट में लिखा हुआ है, बाय डेप्रिसिएशन. ठीक है जी. अब क्या करेंगे? अब हम इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे. देखो 5 लाख की मशीन थी आपकी और 50,000 उसकी वैल्यू कम हो गई. तो एट द एंड ऑफ द ईयर बाय बैलेंस CD मशीन की वैल्यू कितनी रह गई आपकी? 4,50,000. कैसे निकाला मैंने ये? 5 लाख में से 50,000 माइनस कर दिया, तो बाकी जो बचा वो हमारा मशीन का बैलेंस हो गया. दिस इज हाउ टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन इन एसेट अकाउंट. ये हमारा 1 साल का मशीनरी का अकाउंट बन के तैयार हो गया. अब हम अगला ईयर स्टार्ट करेंगे. अगला ईयर कब स्टार्ट होगा बताइए? 2021 में अप्रैल 1 को. ठीक है ना. मार्च 31 2021 को ये साल खत्म हो गया, तो अगला दिन अप्रैल 1 2021 को हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा. तो उस पे मैं सबसे पहले क्या करूंगा? प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस को ब्रॉट डाउन करूंगा. तो क्या लिखूंगा? टू बैलेंस BD 4,50,000. ये जो मेरा प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था, इसको मैंने क्या कर लिया? ब्रॉट डाउन कर लिया. नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस. हम एक ओपनिंग एंट्री करते थे ना कि क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द प्रीवियस ईयर आर ब्रॉट डाउन ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट ईयर, कॉल्ड ओपनिंग एंट्री. ऐसे ही हर लेजर का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा. अब ये वाला ईयर कब एंड होगा? 2022 के मार्च 31 में. फिर से जब डेप्रिसिएशन लगेगा तो फिर से क्या लिख देंगे? बाय
depreciation account. Now I will tell you what is the difference between method 1 and method 2. From the first year of machinery account will remain same whether you adopt method 1 or method 2. This is from second year where we are going to distinguish between method 1 and method 2. अगर मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है ओरिजिनल कोस्ट मेथड, तो ओरिजिनल कोस्ट का मतलब मशीनरी की ओरिजिनल कीमत जो कि कितनी है 5 लाख है। तो अगर क्वेश्चन में ओरिजिनल कोस्ट मेथड दे रखा है तो आपको हर ईयर में 5 लाख का ही 10% करना है। तो मेरे को इस ईयर में भी 5 लाख का 10% कितना करना पड़ेगा 50,000। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो मेरे को क्या करना पड़ता 4.5 लाख का 10% करना पड़ता। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों मेथड्स में, बाकी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड हमें यह बोलता है कि जो मशीनरी का ओरिजिनल कीमत है जो आपने उसको खरीदते समय पे किया था हर साल में उसी पे डेप्रिसिएशन लगाओ। जबकि जो सेकंड मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, वो कहता है कि आप उस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाओ जो मशीनरी की एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है। तो देखो साल पहले ईयर में मशीन कितने की थी 5 लाख की, तो मैंने 5 लाख का 10% कर दिया। अब मेरे दूसरे ईयर की बिगिनिंग में वैल्यू कितनी है 4.5, तो मेरे को 4.5 लाख का 10% करना पड़ेगा। तीसरे ईयर में 4 लाख रह जाएगी, 4 लाख का 10% करना पड़ेगा। इसी को रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहते हैं। तो मेरा तो फिलहाल आज का क्वेश्चन क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे है तो मैंने आज सेकंड ईयर में भी 5 लाख का ही 10% किया है। अब मैं इसको फिर से बैलेंस कर दूंगा मार्च 31 में, तो यहां आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी 4.5 लाख में से 50,000 चले जाएंगे तो 4.5 लाख, तो 4 लाख का बैलेंस आपका निकल गया सेकंड ईयर के एंड में। ठीक है जी, तो ये मेरा दूसरा ईयर भी कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूं। अब मेरा होगा थर्ड ईयर। मैं इस क्वेश्चन में थर्ड ईयर स्टार्ट कर रहा हूं अब, जो कि स्टार्ट होगा अप्रैल 1 2022 के अंदर, और मैं उसमें प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस उसको ब्रॉट डाउन कर रहा हूं। तो मेरा 4 लाख का जो क्लोजिंग बैलेंस था मैंने उसको ब्रॉट डाउन कर लिया। अब मैं जो थर्ड ईयर है उसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। देखिए कुछ और ऐड करेंगे इसके अंदर। फर्स्ट 2 इयर्स आर क्लियर और नॉट? मशीन खरीदी, साल के एंड में डेप्रिसिएशन और मशीन का बैलेंस, मशीन का क्लोजिंग बैलेंस, मशीन का ओपनिंग बैलेंस बन गया अगले साल का, साल के एंड में फिर से डेप्रिसिएशन और फिर साल के एंड में फिर से बैलेंस। नेक्स्ट ईयर में फिर से क्लोजिंग बैलेंस को हमने ओपनिंग बैलेंस बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। हम कौन सी डेट पे आज बैठे हैं 1 अप्रैल 2022 पे। मान लेते हैं कि हमने इसको 30 जून को मशीन को बेच दिया। वी आर गोइंग टू सेल द मशीनरी ऑन जून 30 आफ्टर द पैसेज ऑफ 3 months इन ईयर 2022। अप्रैल बीता, मई बीता, जून बीता, 3 महीने के बाद मैंने इस मशीन को बेच दिया। कितने में बेच दिया? मैंने इसको 3 महीने के बाद 3,60,000 रुपए का बेच दिया। ठीक है जी। तो अब क्या करना है, देखो 3 महीने अप्रैल मई जून तो मैंने इस मशीन को इस्तेमाल किया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा जून 30 तक 3 महीने की इसकी क्या निकालनी पड़ेगी डेप्रिसिएशन, ओनली फॉर 3 months। दिस इज द फर्स्ट टिपिकल पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां तक बहुत इजी था। अब थोड़ा थोड़ा हम इसको इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, थोड़ा सा चैलेंजिंग बना रहे हैं। क्या कर रहा हूं मैं तीसरे ईयर में जाके
3 महीने के बाद मशीन को बेच रहा हूं। तो देखो मैं डेप्रिसिएशन कैसे निकाल रहा था, अभी तक 5 लाख का 10% कर रहा था, है ना। तो ये तो लेकिन पूरे साल का हो जाता है डेप्रिसिएशन। अब तो मेरे को अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का निकालना है, तो मल्टीप्लाई में 3/12 कर देंगे। 4 महीने का हो तो 4/12, 5 का हो तो 5/12, जितने भी मंथ्स हो उसका हम निकाल देंगे। तो 12,500 रुपीज का आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब देखो मेरी मशीन इस साल के बिगिनिंग में कितने रुपीस की थी? 1 अप्रैल 2022 को मेरी मशीन की कीमत थी 4 लाख, और 3 महीने में मेरे हिसाब से उसकी कितनी डेप्रिसिएशन हो गई? 12,500। तो यानी कि जिस दिन मैंने उसको बेचा तो उस दिन उसकी वैल्यू होनी चाहिए कितनी? 3,87,500, लेकिन मैंने उसको कितने में बेच दिया? 3,60,000 में। तो मेरा 27,500 रुपए का क्या हो गया? लॉस। ठीक है जी। ये वर्किंग नोट भी अपने को बनाना है। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करना है? 30 जून जब हम मशीन बेचेंगे तो क्या एंट्री बनाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट में क्या आ जाएगा? बाय बैंक। देखिए जब मशीन खरीदते हैं तो एंट्री बनती है मशीन टू बैंक, पोस्टिंग इज ऑन द डेबिट साइड, इन नेम टू बैंक. But when we sell the machinery, the entry is bank to machine, the posting is on the credit side, in name by bank, and how much? 3,60,000. And the last part of this question, the loss. How much loss we have to suffer? 27,500. It will be shown here by profit and loss account. देखिए इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। जब हम मशीन को सेल करते हैं लॉस पे, एक 3,60,000 की मशीनरी को 3,87,500 की मशीन को आप 360 में बेचते हैं, तो एंट्री क्या बनती? बैंक अकाउंट डेबिट 360, और जो लॉस होता है उसको हम डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, और यहां लिख देते हैं टू मशीनरी 3,87,500। अब इसकी पोस्टिंग क्या होगी? मशीन के क्रेडिट साइड में किस नाम से? जो भी डेबिट में लिखा हुआ है, बाय बैंक 360 और बाय P&L 27,500। तो ये हमने सिर्फ जनरल एंट्री की लेजर पोस्टिंग ही की है। आई हैव टोल्ड यू एट द वेरी इंसेप्शन ऑफ मेकिंग दिस मशीनरी अकाउंट दैट मशीनरी अकाउंट इज जस्ट ए लेजर. We have already learned how to make ledger account. The only difference here is that we are to make the machinery ledger not for 1 year, instead 3 years, 4 years, 5 years. This is the only change we have to learn in this chapter. So this is how the asset account will be prepared in chapter depreciation. So now you can practice a few questions and then we will proceed the question with the chapter tomorrow.